दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी थ्रिलर सीरीज को लेकर आए हैं जो दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन किन कामों को नहीं करना चाहिए। IMDb पर 7.8 की बेहतरीन रेटिंग के साथ कैलाशापुरम नाम की ये वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, जिसे आप ZEE5 पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। सीरीज की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ लोगों से बच के भाग रहा होता है और इसी सीन के साथ हमें एक और सीन को दिखाया जाता है जिसमें दो लड़के बाइक पर होते हैं और उनकी बाइक की स्पीड को देखकर लग रहा होता है कि वो बहुत जल्दी में है। हम फिर से उस आदमी को देखते हैं जो भागते भागते गिर जाता है और वो आदमी जो उसका पीछा कर रहे थे वो उसे पकड़ लेते हैं। उधर वो दोनों लड़के भी बाइक फिसलने की वजह से गिर जाते हैं और सीन यहाँ पर कट होता है और फिर हम शिवा को देखते हैं जो अपने बैग में से गांजा निकालता है और उस गांजे को सिगरेट में भरकर पीने लगता है और उसको पीते पीते वो मदहोशी में चला जाता है। तभी वहाँ शिवा का पापा आता है और वो उसे ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है। वो उसके बैग में रखे गांजे को आग के हवाले कर देता है और शिवा के मुंह पर बाल्टी भर के पानी मारता है, जिससे शिवा जाग जाता है और जागते ही वो अपने बैग में रखे गांजे को ढूंढने लगता है और तभी वो देखता है कि उसका सामान आग में जल रहा है। ये देखकर वो उस गांजे के पैकेट को आग से बाहर निकालने लगता है। इस बात से नाराज होकर शिवा के पापा उसे मारने लगते हैं, पर वो अपने पापा से कहता है कि अगर यह सामान मुझसे खो गया या इसे कुछ भी हुआ तो आपका बेटा कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इसके बाद हमें एक गांव के अंदर रात को एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल को होते हुए दिखाया जाता है। इस तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक को उठाता है और अपने एक दोस्त से बैग लेकर एक सुनसान जगह पर एक आदमी को पार्सल देता है। फिर वो लड़का सीधा अपने दोस्तों से जाकर मिलता है जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। फिर वो सब मिलकर दारू पार्टी करने लगते हैं। यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि ये सारे दोस्तों की गैंग कुछ ऐसा काम करती है जो गैर कानूनी है। सुबह हम एक कांस्टेबल को देखते हैं। ये वही आदमी है जिसे सीरीज की शुरुआत में हमने भागता हुआ देखा था, जो दुकानदारों से हफ्ता वसूल कर रहा होता है। उधर हम स्कूल के बाथरूम में शिवा और उसके दो दोस्तों को देखते हैं। ये तीनों बाथरूम के अंदर गांजे भरी सिगरेट पी रहे होते हैं और जब ये तीनों क्लास में वापस लौटते हैं तो बैक बेंच पर बैठकर अपने फोन में गंदी गंदी वीडियोस देखने लगते हैं। जब टीचर इनको हंसता हुआ देखते हैं तो वो उन्हें अपनी क्लास से बाहर निकाल देते हैं और इनसे कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि तुम इन सब गलत कामों में पड़ गए हो। पर शिवा के माफी मांगने पर वो टीचर उन्हें लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। उधर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे सीरीज की शुरुआत में पकड़ लिया गया था और वो लोग उससे पूछताछ कर रहे थे। फिर हम उन्हीं 5 लोगों के ग्रुप को देखते हैं जिन्हें हमने रास्ते में देखा था। वो सब मिलकर बात कर ही रहे थे कि तभी उनका वही दोस्त जिसे हमने रात में कुछ डिलीवरी करते हुए देखा था, वो शिवा की बाइक लेकर अपनी अगली डिलीवरी करने चला जाता है। उधर हम कांस्टेबल पार्वती शूम को देखते हैं जिसे उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम्हें ये फाइल किसी तक पहुंचानी है और काम ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। फिर जब पार्वती शूम रोड पर उस आदमी का इंतजार कर रहा होता है तो उसके पास एक आदमी ऑटो लेकर आता है और वो आदमी पार्वती शूम से कहता है कि फटाफट मेरे ऑटो में बैठ जाओ। पर पार्वती शूम कहता है कि मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर वो ऑटो वाला आदमी कहता है कि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो मैं वही आदमी हूँ। फिर पार्वती शूम उस ऑटो में बैठता है और वो आदमी उस ऑटो को एक सुनसान जगह ले जाकर रोक देता है। फिर वो आदमी ऑटो से उतरकर सिगरेट जलाता है और शूम से पूछता है कि मुझे यहाँ होने वाले गांजे के धंधे की सारी जानकारी चाहिए। इस पर वो शूम बताता है कि यहाँ कुल 10 गांव हैं। वो लोग पहाड़ियों में गांजे की खेती करते हैं और पहले सारा माल कैलाशापुरम पहुँचता है, फिर वहाँ से शहर में सप्लाई होता है और यहाँ के कॉलेज के बच्चे ही इस माल को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। इस पूरे धंधे को यहाँ एक पावरफुल आदमी मोहन राव चलाता है जो फिलहाल अभी जेल में है। इसी बात पर वो आदमी पार्वती शूम से पूछता है कि अगर मोहन राव जेल में है तो उसका इतना बड़ा नेटवर्क संभाल कौन रहा है। इसी बात पर पार्वती शूम कहता है कि मोहन राव का एक साथी हुआ करता था जिसका नाम धनंजय है और शायद अब वही इस काम को संभालता है। और ऐसा कहकर वो सारी फाइल उस आदमी के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। इधर हम उस कांस्टेबल पार्वती शूम को देखते हैं जो किसी आदमी को बता रहा होता है कि उसने अपने सीनियर को यही बात बताई थी कि कैलाशापुरम में एक सुसाइड का केस आया है, पर ऑफिसर ने उसकी बात को हल्के में लिया। तभी हम कैलाशापुरम की सुनसान जगह में राजू को देखते हैं जिसने सुसाइड कर लिया था। तभी वहाँ शिवा आता है और अपने दोस्त की मौत पर वो बहुत दुखी होने लगता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि शिवा अपने पापा को बता रहा होता है कि राजू ने सुसाइड किया था और हमें वो बाइक भी नहीं मिली जिसे वो उस दिन लेकर गया था।
इसके बाद सीन वापस कांस्टेबल पार्वती शूम पर जाता है, जिसके पास उसी आदमी का फोन आता है जिसने उससे फाइल ली थी। वो उससे कहता है कि मुझे मोहन राव के केस के बारे में शक है। सन 2000 में उसने सत्यवती नाम के एक शख्स का खून किया था। वो कौन है, मुझे सबकी सारी डिटेल्स चाहिए। उधर हम शिवा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो घर से पैसे लेकर गांजा खरीदते हैं और सड़क के किनारे उसको पीने लगते हैं। तभी वहाँ कांस्टेबल पार्वती शूम आ जाता है और वो शिवा और उसके दोस्तों को वहाँ से भगा देता है। पार्वती शूम फिर उस शख्स को बताता है कि मैं सत्यवती के घर तो गया, पर वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। बस एक आदमी के बारे में पता चला जिसका नाम था एप्पल कोंडा। इस बात की खबर देने के लिए मैंने उस आदमी रेड्डी को फोन किया और उससे बोला कि मैं एप्पल कोंडा को कल तक पकड़कर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। पर 2 दिनों तक जी जान से तहकीकात करने के बावजूद भी मैं उस एप्पल कोंडा को नहीं ढूंढ पाया। बस मुझे ये पता चला कि उसकी एक दुकान हुआ करती थी कैलाशापुरम में, पर वो अब उस दुकान को बंद करके वैजन में शिफ्ट हो गया है। शिवा फिर अपने पापा को बताता है कि कैसे शिवा के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद हमें वो बाइक मिली और फिर उसी दिन मुझे स्कूल में डिलीवरी का मैसेज आया, पर मैं नहीं गया। पर जब मेरे दोस्तों से पता चला कि मेरा दोस्त श्रीनू डिलीवरी करने गया है तो मैं उसके पीछे अपनी बाइक को लेकर भागा, पर जब तक कोई उससे माल चुराकर भाग चुका था तभी मेरे पास धनंजय का कॉल आया जो मुझसे बोला कि एक तो मर ही चुका है, पर अगर अब माल नहीं मिला तो तेरा दूसरा दोस्त भी मारा जाएगा। और मैं उसकी बात सुनकर बहुत डर गया। फिर हम शिवा को देखते हैं जो श्रीनू को सोलगे लेकर जाता है और उसे पूछता है कि ऐसी क्या जरूरत थी कि वो माल डिलीवर करने गया। इस बात पर वो बोलता है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी क्योंकि उसकी माँ को अपना लोन चुकाना था, इसीलिए उसने शैलजा से बोला कि वो उसे पैसे दे दे, पर वो डिलीवरी में बिजी थी, इसीलिए मैं उसकी जगह डिलीवर करने चला गया। पर शिवा शैलजा और श्रीनू से कहता है कि धनंजय और उसकी गैंग ने ही राजू को मारा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि राजू डिलीवरी के पैकेट्स में से थोड़ा सा माल चुराया करता था। हम फिर राजू को देखते हैं जो पैकेट के अंदर से माल चुरा रहा होता है। तभी पीछे से धनंजय के 2 आदमी आते हैं और राजू उनको देखकर वहां से भागने लगता है, पर वो दोनों राजू का गला घोंटकर उसे मार देते हैं और उसकी लाश को पानी में फेंककर उसे एक सुसाइड दिखा देते हैं। शिवा फिर अपने सभी दोस्तों से कहता है कि मैंने उनसे बोला था कि मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, पर धनंजय के आदमियों ने मुझसे बोला कि अगर काम छोड़ा तो वो हमें जान से मार देंगे। पर शैलजा उसे समझाती है कि उन्होंने हमें डराने के लिए ही शिवा को मारा है, पर हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। पर शिवा कहता है कि मैं अपने एक दोस्त को खो चुका हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। और ये बात सुनते ही शैलजा शिवा के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। ये मंजर उन दोनों का टीचर देख लेता है और उन दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाता है और प्रिंसिपल उनसे कहता है कि जब तक तुम दोनों के पेरेंट्स कॉलेज नहीं आएंगे तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं मिलेगी। इधर हम शिवा और शैलजा को एक रेलवे पुल के पास बैठा हुआ देखते हैं। शैलजा शिवा से कहती है कि मेरी माँ की सच्चाई जानने के बाद भी क्या तुम्हारे घर वाले राजी होंगे। इस बात पर शिवा कहता है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ से नहीं। तभी शिवा के पास एक कॉल आता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम उस कांस्टेबल पार्वती को देखते हैं जो उस आदमी को बता रहा होता है कि उस रात मैं अपने घर जा रहा था, तभी 2 लोगों ने मुझ पर हमला किया। उन्होंने मेरी आंख में मिट्टी डालकर मुझे बहुत मारा। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मुझे सोलगे स्टूडेंट्स जैसे लग रहे थे और जब मैं अपने घर पहुंचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मैंने अपनी लीला को भी फोन किया और उसका फोन स्विच ऑफ था। मुझे लगा कि धनंजय को इस बारे में पता चल गया है कि मैंने रेड्डी को उसके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। पर अपनी पत्नी की चिंता में मैंने आसपास के घरों में पूछा, अपनी पत्नी के मायके में भी पूछा, पर वो वहाँ नहीं थी। इसलिए मैंने अपने ऑफिसर को फोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम जल्दी से कैलाशापुरम हॉस्पिटल में पहुंचो। फिर मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया। सुबह फिर हम शिवा को देखते हैं जो शैलजा के साथ घूमने जा रहा होता है कि तभी उसके पास डिलीवरी करने के लिए एक कॉल आता है। वो कहता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, पर वो लोग नहीं मानते और मजबूरी में शिवा को वो डिलीवरी अपने हाथों में लेनी पड़ती है। और फिर वो अपने दोस्त सुरेश को बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे बैग में माल है और आज तुझे इसे डिलीवर करना होगा क्योंकि मैं शैलजा के साथ बाहर जा रहा हूँ। वो सुरेश को एक जगह छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और सुरेश उस बैग को लेकर कैलाशापुरम के लिए निकल जाता है। इधर हम कांस्टेबल पार्वती को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता है और उसका सीनियर ऑफिसर उसे देखने आता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी पत्नी घर पर ही है और तुम्हें आज ही डिस्चार्ज मिल जाएगा, पर जिन लोगों ने ये किया उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उधर हम शिवा को देखते हैं जो शैलजा के घर पहुँचता है। वहाँ शैलजा की माँ उससे कह रही होती है कि तुम इस काम को छोड़ नहीं सकती,
इस पर शैलजा कहती है कि आप एक प्रोस्टिट्यूट हैं, मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहती, मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर शैलजा की माँ उससे कहती है कि पहले तो लोगों के पास अच्छे से चली जाया करती थी, पर अब पता नहीं किसने तेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया है। ये सारी बातें बाहर खड़ा शिवा सुन लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सारी पास्ट की मेमोरीज याद करने लगता है। उसके पास शैलजा के बहुत से कॉल आते हैं, पर वो एक भी कॉल नहीं उठाता। शिवा के पास फिर से सुरेश का कॉल आता है। वो शिवा से एड्रेस भेजने को कहता है और शिवा उसे एड्रेस सेंड कर देता है। फिर शैलजा सुरेश को फोन करती है और उससे शिवा के बारे में पूछती है, पर सुरेश उसे बताता है कि वो तो अभी डिलीवरी देने आया हुआ है। उधर हम शिवा को देखते हैं जो सीधा अपनी सीक्रेट जगह पर जाकर दारू पीने लगता है, क्योंकि उसे इस बात से बहुत दिक्कत हो रही थी कि शैलजा ने उससे अपना सच क्यों छुपाया, और वो गांजा पीकर मदहोश हो जाता है। शैलजा फिर सुरेश को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम अपनी डिलीवरी छोड़कर शिवा के रूम पर पहुंचो। जब वो दोनों शिवा के रूम पर पहुंचते हैं तो वो उन्हें बेहोश मिलता है। शाम को जब शिवा को होश आता है तो वो सुरेश से कहता है कि तुम डिलीवरी छोड़कर यहाँ क्यों आए। फिर वो जल्दी से अपने फोन में बैटरी डालता है और धनंजय के आदमियों से बात करता है। वो उससे कहते हैं कि अगर कल सुबह तक माल नहीं पहुँचा तो तुम्हारा हाल भी राजू जैसा ही होगा। शिवा इस बात से बहुत घबरा जाता है और वो शैलजा पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर उसे धंधे वाली कह देता है और उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं पागल था जो एक धंधे वाली लड़की से प्यार करने चला गया। ये बात सुनकर शैलजा वहाँ से रोती हुई चली जाती है। सुरेश उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। उधर सुरेश शिवा को समझाता है कि हम धनंजय से मिलकर उससे माफी मांग लेंगे, पर शिवा सुरेश से कहता है कि कल मेरा मरना तय है और सुरेश फिर शिवा को उसके घर ले जाने लगता है, पर रास्ते में बाइक फिसलने से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। ये वही सीन है जो हमें सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया था। मतलब सीरीज की शुरुआत में हमें जो दो लड़के बाइक से फिसलते हुए दिखाए गए थे वो शिवा और सुरेश ही थे। हम फिर सुरेश के टीचर को देखते हैं जो उसके पापा के पास आया होता है। वो उन्हें शिवा की हरकतों के बारे में बताता है जिससे वो बेहद परेशान हो जाते हैं। उसी समय वहाँ शिवा आता है और उसके पापा उससे पूछते हैं कि वो सुबह से कहाँ था, पर वो सही से जवाब नहीं देता और उसके पापा उसे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो एक फ्लैशबैक था। इधर हम कांस्टेबल पार्वती और रेड्डी को देखते हैं। वो धनंजय को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। वो पार्वती से कहता है कि तुम अपने भरोसे के कोई भी 2 कांस्टेबल्स को चुन लो क्योंकि हमें एक अंडरकवर मिशन पर जाना है। फिर पार्वती रेड्डी को एक खुफिया जगह पर ले जाता है जहाँ रेड्डी पार्वती से कहता है कि अपने दोनों कांस्टेबल्स को कॉलेज के बाहर खड़ा कर दो, जिस पर भी शक हो उसे गिरफ्तार कर लो। सब बच्चों के बैग चेक करो। अगर हमें धनंजय तक पहुंचना है तो पहले उसके स्लीपर सेल्स यानी इन बच्चों को पकड़ना ही होगा। इसके बाद हम शिवा के मम्मी पापा को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। शिवा की मम्मी उसके पापा से कहती है कि आप उसको देखकर आइए, मुझे उसकी चिंता हो रही है। जब शिवा के पापा उसको देखने जाते हैं तो वो बेहोश होता है। उसके पापा उसे पानी मारकर जगाते हैं और उस पैकेट को आग के हवाले कर देते हैं, पर शिवा उठता है और अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताता है। इस बात पर गुस्सा ना होने की बजाय वो दोनों अपने बच्चे का साथ देते हैं और शिवा के पापा उससे कहते हैं कि तू आज रात को ही ये शहर छोड़कर अपने चाचा के यहाँ हैदराबाद चला जा। उधर हम रेड्डी और पार्वती को देखते हैं जिनके पास दोनों कांस्टेबल्स आते हैं। रेड्डी पार्वती से कहता है कि इन दोनों को इनका काम समझा दो। इधर हम शिवा के पापा को देखते हैं जो उसे अपने ऑटो से बस स्टैंड छोड़ने जा रहे होते हैं। तो वहाँ पुल पर उन्हें शिवा की बाइक मिलती है, पर वहाँ सुरेश नहीं था। इस बात को देखकर शिवा बहुत परेशान हो जाता है और बाहर आकर चेक करने लगता है कि तभी उसे वहाँ शैलजा मिलती है। वो उससे पूछता है कि तुमने सुरेश को देखा क्या? शैलजा उसे बताती है कि तुम्हें छोड़ने के बाद वो और मैं फोन पर बात कर रहे थे, पर तभी उसके फोन से चीखने की आवाज आई और मैं आवाज सुनकर उसको ढूंढने के लिए यहाँ आ गई। फिर शिवा टॉर्च लेकर पुल के नीचे देखता है और उसे वहाँ सुरेश की लाश मिलती है। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने सुरेश को बाइक से गिराया और उसे पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश को पानी में फेंक दिया। शिवा फिर पुल के नीचे जाता है और सुरेश को गले लगाकर रोने लगता है और इस बात से डरकर शैलजा अपने घर जाने लगती है, पर शिवा उससे कहता है कि मैंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। और वो अपने पापा से कहता है कि शैलजा और हम सब संगपेटा चलेंगे, मैं इस चीज को खत्म करूंगा, अब कोई नहीं मरेगा। शिवा और उसके पापा मोहन राव के अड्डे पर पहुंचते हैं और शिवा उसे सारी बात बताता है कि कैसे धनंजय ने पहले राजू और सुरेश को मरवाया और अब वो
वो शिवा के पीछे है। फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी को पार्वती ने पकड़ा था वो असल में मोहन राव ही था। पार्वती मोहन राव से कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए पकड़ा है कि तुमसे पहले एक कॉलेज का लड़का मतलब शिवा मेरे पास आया था और उसने मुझे ये सारी बात बताई। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि मेरा धंधा कोई अपना समझकर चला रहा है। फिर हम देखते हैं कि मोहन राव शिवा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और इधर वो पार्वती को बताता है कि धनंजय कहाँ है ये किसी को नहीं पता। और वो पार्वती से ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारी खबर किसने दी है पता है, एसआई वेंकट रमन ने। वेंकट रमन ने मुझसे कहा कि तुम उस एसआई रेड्डी से हाथ मिला चुके हो और सत्य के रास्ते पर चलकर मुझे पकड़वाना चाहते हो। पर पार्वती मोहन राव से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये ऑर्डर तो ऊपर से था। और मोहन राव उससे ये भी कहता है कि मैंने वेंकट से कहा था कि आधे घंटे में मेरे पास आ जाना, पर वो नहीं आया। जरूर इसमें उसका कोई बड़ा हाथ है। इसके बाद हम वेंकट को देखते हैं जो एक चाल चलता है और वो अपने सीनियर ऑफिसर रेड्डी से कहता है कि पार्वती को मोहन राव ने गिरफ्तार करके रखा है, अगर ज्यादा देर हुई तो वो उसे मार देगा। और उसे पता था कि उसके इस प्लान की वजह से उसके गांजे के धंधे में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे वेंकट का हाथ था। वो रेड्डी को भी हिस्सा देने की बात करता है और उसे भी अपने साथ मिला लेता है। इधर मोहन राव पार्वती से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें रेड्डी के पास जाना पड़ेगा और उसके द्वारा पता लगाना होगा कि धनंजय कहाँ है। और मोहन राव कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बीवी नहीं बचेगी। हम फिर शिवा को देखते हैं जो अपने मम्मी और पापा को घर छोड़कर शैलजा के साथ रेलवे स्टेशन जा रहा होता है। पर तभी शैलजा के पास उसके एक दोस्त का फोन आता है। वो उसे बताता है कि श्रीनू को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं और जब मैंने उनका पीछा किया तो मुझे पता चला कि वो उसे यामपुर फैक्ट्री ले गए हैं। फिर शिवा और शैलजा उस लड़के की बाइक लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम फिर श्रीनू को देखते हैं जिसे रेड्डी धमका रहा होता है। वो उससे मोहन राव के बारे में पूछता है पर उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वहाँ पार्वती आता है। रेड्डी श्रीनू से कहता है कि तुम्हें डिलीवरी के लिए जाना होगा, मेरे कांस्टेबल तुम्हारा पीछा करेंगे। और श्रीनू को जबरदस्ती ये बात माननी पड़ती है। ये सब होते हुए शिवा और शैलजा देख रहे होते हैं। रेड्डी फिर पार्वती से कहता है कि मेरा टारगेट मोहन राव है, मुझे किसी और से मतलब नहीं है। और रेड्डी पार्वती से कहता है कि जब डिपार्टमेंट को ये बात पता चलेगी कि तुम क्रिमिनल की मदद कर रहे हो तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इस बात पर पार्वती कहता है कि मुझे मेरी नौकरी से ज्यादा मेरी जान प्यारी है। पर वो रेड्डी के कहने पर मोहन राव को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि आप और वेंकट रमन मिलकर किसी बड़ी चीज के पीछे हो। और ये बात सुनकर रेड्डी पार्वती को चुप करवा देता है और रेड्डी पार्वती से कहता है कि मुझे मोहन राव को मारकर उसका धंधा हड़पना है। हम सभी लोग 1000-2000 की रिश्वत में खुश हो जाते हैं, पर कैलाशापुरम में गांजे का धंधा 200 करोड़ के ऊपर है। हम सब मोहन राव को मारकर उसके धंधे को हड़प लेंगे। पर पार्वती उससे कहता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। पर रेड्डी पार्वती से कहता है कि मुझे तुमसे उसूलों की हिदायत नहीं सीखनी। फिर रेड्डी पार्वती को बताता है कि इन सब के लिए वेंकट ने तुम्हें ही क्यों चुना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। ये बात सुनकर पार्वती रेड्डी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपने मेरी पत्नी के बारे में एक और शब्द भी बोला तो मैं आपको जान से मार दूंगा। फिर रेड्डी पार्वती को एक चाकू देता है और उससे कहता है कि तुम घर जाओ और अपनी पत्नी से पूछो, अगर मैं सही निकला तो उसको मार देना, नहीं तो यहाँ आकर मुझे मार देना। उधर हम श्रीनू को देखते हैं जो डिलीवरी करने गया होता है, पर उसके पीछे धनंजय का आदमी लगा होता है और शिवा और शैलजा भी उसे देख रहे होते हैं। शिवा शैलजा से कहता है कि तुम यहाँ इंतजार करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। श्रीनू भी शिवा को देख लेता है और वो उससे इशारों में कहता है कि मैं यहाँ हूँ, तुम टेंशन मत लो। शिवा फिर श्रीनू को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर रेड्डी को भी धनंजय का पता लग जाता है और वो भी उसके पीछे पहुँच जाता है। वो उसके फोन की लोकेशन के आसपास पहुंचकर अपने कांस्टेबल्स को कहता है कि तुम ध्यान रखना, धनंजय यहीं कहीं आसपास है। जब रेड्डी धनंजय के फोन पर कॉल करता है तो वो फोन उसे एक रिक्शा के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। इधर हम शिवा और श्रीनू को देखते हैं। उधर शिवा श्रीनू को बताता है कि धनंजय के लोगों ने सुरेश को भी मार दिया है। ये बात सुनकर श्रीनू बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि वो और सुरेश बचपन के दोस्त थे। इधर पार्वती वेंकट राव को फोन करता है और उससे कहता है कि मैंने मोहन राव को मार दिया है। वो उससे झूठ इसीलिए बोलता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी की सच्चाई पता लग सके। ये बात सुनकर वेंकट तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार होने लगता है और उसके पास ही बैठी पार्वती की पत्नी वेंकट रमन से कहती है कि ये आपको बाहर लाने की एक चाल है। उसकी बात सुनकर वेंकट राव सीधा रेड्डी को फोन करता है और उससे पूछता है कि पार्वती कहाँ है। इस बात को सुनकर रेड्डी भी झूठ बोल देता है कि पार्वती उसके साथ ही है। ये सुनकर वेंकट घबरा जाता है। तभी पार्वती की पत्नी उससे कहती है कि आप घर पर ही रहो, बाहर मत निकलो।
उधर हम शिवा और शैलजा को श्रीनू की स्कूटी पर देखते हैं। वो कहीं जा रहे थे। शैलजा शिवा से पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर वो उसे नहीं बताता और सीधा मास्टर के घर पहुँचता है। वो श्रीनू से कहता है कि वो मास्टर को कॉल करे। फिर वो तीनों कॉलेज पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है कि मास्टर आज कॉलेज नहीं आए हैं। शैलजा शिवा से पूछती है कि इन सब में उनका क्या हाथ है। तब शिवा कहता है कि अगर उन्होंने हमें सस्पेंड नहीं करवाया होता तो सुरेश आज जिंदा होता। पर शैलजा उससे कहती है कि ये सारी बकवास बातें हैं, तुम फालतू में इस कड़ी को मास्टर से जोड़ रहे हो। शिवा फिर उससे कहता है कि हमारी पूरी लाइफ खराब हो गई। शैलजा कहती है कि तुम अपने चाचा के पास हैदराबाद चले जाओ। इस पर शिवा कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। शैलजा कहती है कि हमारे रिश्ते के लिए तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, मैं एक वैश्या की बेटी हूँ। पर शिवा उसे गले लगाकर कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ये बात हम दोनों को अच्छे से पता है। और फिर वो तीनों बस स्टैंड पहुँचते हैं। यहाँ शिवा गाड़ी की चाबी श्रीनू को देकर उससे कहता है कि मेरी माँ का ख्याल रखना। और ऐसा कहकर वो शैलजा के साथ बस में बैठकर शहर से बाहर निकल जाता है। यहाँ रेड्डी उस ऑटो वाले से पूछताछ कर रहा होता है कि तुम्हें वो फोन कहाँ से मिला। पर वो ऑटो वाला रेड्डी से कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पार्वती आता है और रेड्डी उसे पूछता है कि तुम्हें पता चला ना कि कौन सच बोल रहा है। तब पार्वती उसे बताता है कि मैं घर गया था तो बीवी ने दरवाजा खोला और मैंने वहाँ वेंकट राव की कैब देखी। फिर मैंने गुस्से में आकर वेंकट राव और अपनी बीवी दोनों को चाकू घोप घोप कर मार डाला। पार्वती फिर रेड्डी से कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे इस मर्डर केस में नहीं फंसना। इस बात पर रेड्डी पार्वती से कहता है कि मैं तुम्हें इस केस में नहीं फंसने दूंगा। ये सारा इल्जाम मोहन राव पर लगा दूंगा कि उसे पता चला कि तुमने वेंकट राव को धोखा दिया, इसलिए उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की, पर तुम किसी तरह बच निकले। फिर उसने तुम्हारी बीवी को मारने के लिए आदमी भेजा, पर वहाँ वेंकट राव पहले से ही मौजूद था, इसलिए उस आदमी और वेंकट राव के बीच हाथापाई हुई और उस आदमी ने तुम्हारी बीवी के साथ साथ वेंकट राव को भी मार दिया। इसमें तुम सेफ बच जाओगे। फिर रेड्डी पार्वती से कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ ताकि डिपार्टमेंट को कोई शक ना हो। पर अब धनंजय की एब्सेंस में हम उस करोड़ों के धंधे के मालिक हैं, पर इसके लिए तुम्हें मुझे धनंजय का पता देना होगा जो तुम जानते हो। तब पार्वती रेड्डी से कहता है कि आपने हिस्से के बंटवारे से बचने के लिए वेंकट को मरवा दिया, आप मुझे भी मरवा सकते हो, पर जब तक मुझे धनंजय के बारे में पता है आप मुझे नहीं मारेंगे। इस बात को सुनकर रेड्डी पार्वती से कहता है कि अगर मैंने स्टिंग ऑपरेशन करवाया तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे और हो सकता है कि ड्रग्स के काम में गुंडों का साथ देने और उनसे रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ने के चलते देशद्रोह के अपराध में तुम्हें फांसी भी हो जाए। इस बात से डरकर पार्वती रेड्डी को बताता है कि वो राजू की लाश का इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ गया तो वहाँ उसे एक फोन मिला जो खराब था, इसलिए मैंने उसे दुकान पर ठीक करवाने के लिए दे दिया। उसके बाद उस फोन वाले ने मुझे एक बात बताई कि ज्योतिर्मय जो एक लड़की है वो पहले लड़का हुआ करता था और वो फोन वाला उससे प्यार किया करता था। उसी रात मुझे उस फोन ठीक करने वाले का फोन आया और उसने मुझे बताया कि आपके जाने के बाद वो ज्योतिर्मय से मिलने गया था। वहाँ मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है और मैंने अगर यही बात गांव वालों को बता दी तो वो तुम्हें गांव से बाहर कर देंगे। जब मैंने ज्योतिर्मय पर ये प्रेशर बनाया कि वो मेरे साथ एक रात सोए तो उसने मुझसे गुस्से में कहा कि मैं मोहन राव की गैंग से आती हूँ और नाम है धनंजय। वहाँ से मुझे पता चला कि ज्योतिर्मय ही धनंजय है। इस बात पर रेड्डी कहता है कि अब किस बात की देरी है, हम उसको पकड़ते हैं। पर पार्वती रेड्डी से कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि धनंजय उर्फ ज्योतिर्मय अब मर चुका है, उसे किसने मारा पता नहीं। जब मैं उसके घर पर गया तो वो फांसी लगाकर मर चुका था और मैंने ही आपको गुमराह करने के लिए उसका फोन उस ऑटो में रखा था। रेड्डी फिर पार्वती से पूछता है कि आगे का अब क्या प्लान है, पर जब तक पार्वती पीछे से एक पाइप उठाता है और रेड्डी का काम तमाम कर देता है। फिर वो बाहर आकर एक सिगरेट जलाता है और किसी को फोन करता है। वो उससे कहता है कि भाई मैंने आपका काम कर दिया है, अब मैं आपको 3 महीने बाद कॉल करूंगा। फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करके रोते हुए वही कहानी बताता है जो रेड्डी ने उसे बताई थी। वो कहता है कि मेरी बीवी और वेंकट सर को मारने के बाद मोहन राव के लोगों ने सीआई रेड्डी पर भी हमला किया और मुझसे कहा कि अगर मैंने मोहन राव को गिरफ्तार किया तो वो मुझे भी मार देगा। फिर हम पुलिस की जीप और बहुत सारे पुलिस वालों को देखते हैं जो जाकर मोहन राव को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके गिरफ्तार होने के बाद हम उसके बेटे गोविंद को देखते हैं जो अपनी बाइक उठाता है और उस शहर से दूर जाने लगता है। जब वो क्रॉसिंग पर अपनी गाड़ी को रोकता है तो सिगरेट जलाते हुए कुछ सोचने लगता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो और पार्वती शुरू से साथ थे। उसने ही राजू और सुरेश को मरवा दिया क्योंकि उन्हें इस सच की भनक हो गई थी
और उसने रेड्डी की मदद से अपने सबसे बड़े दुश्मन वेंकट राव को खत्म करवाया। और फिर उसके पास धनंजय का फोन आता है जो उससे कहता है कि मैं अब इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे ऐसा करने नहीं दिया तो मैं मोहन राव को सब कुछ सच बता दूंगा। इस बात से गुस्से में आकर वो धनंजय के घर जाता है और उसे मारकर फंदे पर लटका देता है। और फिर वो पार्वती से कहकर एसआई रेड्डी को भी मरवा डालता है। और पार्वती ने जिस शख्स को फोन करके शहर छोड़ने के लिए बोला था वो भी गोविंद ही था। तभी क्रॉसिंग खुलती है और हम देखते हैं कि गोविंद अपनी गाड़ी पर आराम से आगे चला जाता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।